नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका डीजीएस क्लासेस। जेई एडवांस केमिस्ट्री में हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। नंबर 1 हमने नोमेनक्लेचर देखा था, हमने आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देख लिया। टॉटोमेरिज्म सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था जेई एडवांस के लिए, हमने उसके ऊपर सवाल भी देख लिए और सब कुछ हमने उसमें कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इस क्लास को शुरू करने से पहले इस वीडियो को यहाँ पर 1 मिनट के लिए पॉज करके सारे विचार अपने दिमाग से हटा दीजिए। अभी तक जो आप कर रहे थे उससे अपने आप को ब्रेक कीजिए। फुल फोकस होके आप इस क्लास में बैठेंगे, पूरा ध्यान लगाएंगे, तब आप यहां से कुछ सीख के जाएंगे। और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आइसोमेरिज्म के बेसिक साइंस को अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्वेश्चंस की फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जैसे जाती है वैसे बिल्कुल आएगी। आप आज उसको ट्राई करेंगे, कल मैं उसको डिस्कस करूंगा। अब देखो आज क्या क्या करने वाले हो मेरे साथ, ठीक है। पूरा कॉपी पेन लेके आराम से बैठ जाओ। नंबर 1 बच्चों, आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिंग चेन दैट कैन बी कंसीडर्ड एज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। पूरा ध्यान से अब सोचना शुरू करो। नेक्स्ट, जैसे ही आप रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बारे में सोचेंगे, आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आएगा एंड दैट इज, जिसको हम कह देंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। एंड बच्चों इसी को कहा जाता है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। विल टॉक अबाउट इट कि एक्चुअली में ये क्या है, कैसे बताएगा, कैसे हमारी हेल्प करेगा। अब इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से घुसेंगे हम स्टीरियो isomerism. Now, stereoisomerism can be studied under 3 major headings. और वो हेडिंग्स क्या हैं? नंबर 1, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। बच्चों आप देख रहे हो ये लेक्चर आज मैं प्रीमियर कर रहा हूं, लाइव नहीं, क्योंकि विद इन अ लाइव सेशन आपका दिमाग कई जगह डाइवर्ट होता है, वो मैं नहीं चाहता। पूरा फोकस होके आप ये कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का ये सेशन 1 थ्रू आपको देखना है। कोई चीज आपके दिमाग में उलझती है, उसको पूरा वीडियो देखने के बाद फिर दोबारा आना है, फिर देखना है, बीच में नहीं जंप इन करना। अब आपको लर्निंग भी सिखा रहा हूं मैं इस पढ़ाने के साथ साथ। सो नाउ नंबर 1 इज योर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इसके जस्ट बाद लिंक होता हुआ इससे आ जाएगा ज्योमेट्रिकल isomerism, and finally we'll talk about the optical isomerism. क्या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, क्या रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, किस तरह कॉन्फ़िगरेशन कन्फर्मेशंस में हम अपने आप को एक सामंजस्य से बैठा पाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, आज इस सेशन में ये सब बात होगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों रिंग चेन आइसोमर्स की। उसके लिए देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया C3H6 और आपसे कहा कि भैया इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर बना के देखिए। आपने कहा सर ये तो बहुत आसान है, ये तो एल्कीन है, अभी बना देते हैं, क्या परेशानी है। CH3 सर देखा, ये तो हम क्लास 10th से करते आ रहे हैं, अब दिमाग पे थोड़ा सा जोड़ डालना, अब कुछ आनंद आना शुरू होगा। मेरे बच्चे आपने अगर ध्यान से देखा हो, 3 लोग सोचो, राजू, फरहान और मिस्टर छाछड़, है ना, ये 3 लोग मान लेते हैं। इन सभी ने एक एक हाथ पकड़ा हुआ था। राजू ने फरहान का हाथ पकड़ा हुआ था ऐसे, फरहान ने फिर छाछड़ का हाथ पकड़ा हुआ था। क्लियर, एक चेन थी, ये एक सिंगल चेन की तरह इसको विजुअलाइज कर सकते हो। अब क्या हुआ, दूसरे हाथ से छाछड़ ने
फरहान के सिर पे हाथ रख दिया। सो नाउ दिस सेकेंड अटैचमेंट कैन बी कंसीडर्ड एज अ डबल बॉन्ड। यानी अगर मैं ध्यान से सोचूं तो इस कार्बन ने एक H को अपनी तरफ से हटाकर और इस कार्बन का भी एक H हटाकर यहां पर एक डबल बॉन्ड बनाया है ना, यही हुआ है। एल्केन का अगर C3H6 तीन कार्बन वाला एल्केन होता तो कैसे होता? C3H8। कैसे बच्चों? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ये तीन H, ये दो H, ये तीन H। ध्यान से देखते जाना, ये बिल्कुल ही इस बेसिक से मैं आपको एडवांस की तरफ उठाऊंगा और यहां पर जो भी कमी होगी आइसोमेरिज्म में वो कंप्लीट हो जाएगी। आइसोमेरिज्म में हमेशा कहता हूं, मैंने कल भी कहा था लेक्चर में, रूह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। क्योंकि अब जब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर आऊंगा तब भी मैं कहूंगा कि स्ट्रक्चर की वजह से रिएक्टिविटी पे क्या फर्क है। जैसे अभी आप इस क्लास में बैठे हो, अब आप में से कुछ बच्चे हो सकता है नॉर्मल अपना मोबाइल के ऊपर इस क्लास को देख रहे हो और ठीक है सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है एक शो चल रहा है हम देख रहे हैं, और दूसरी तरफ एक शख्स पूरी तरीके से प्रॉपर ड्रेसअप होके लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे पूरी रिस्पेक्ट के साथ इसको देख रहा है, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम मैं हमेशा कहता हूं। एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आप इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके दिमाग में भी ज्यादा आएगा, अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा आएगी। यानी स्ट्रक्चर का रिएक्टिविटी से एक गहरा संबंध है। अगर हम ध्यान से सोचें तो आप इसे कहते हैं एल्केन और आपने इसका जनरल फॉर्मूला लिया हुआ है CnH2n+2। यही है बच्चों। नाउ इफ ये कार्बन इस H को समाप्त कर दे, इस H को समाप्त कर दे और आपस में डबल बॉन्ड लगा ले तो मुझे ये स्ट्रक्चर मिलता है, यही मिलता है। तो दो H के समाप्त होने से, दो H के चले जाने से एक्चुअली एक डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। अगर हम इसी तरीके से चलें तो इस वाले एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। छांछड़ ने फरहान के सिर पे हाथ रख दिया, एक हाथ छांछड़ का मिला हुआ है, दूसरा हाथ उसने फरहान के सिर पे रख दिया। लेकिन यार राजू का भी तो एक हाथ खाली था और छांछड़ का भी। तो इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो फरहान के सिर पे हाथ रखे, देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑल्सो कि ये दोनों आपस में हाथ मिला लें, ऐसे है ना। मतलब राजू, फरहान एंड देन छांछड़, एंड राजू और फरहान ने ऐसे हाथ मिला दिया और ये स्ट्रक्चर रिंग बन जाएगा। बट फरहान अपने आप को थोड़ा दबा दबा महसूस कर सकता है इसमें। फरहान क्या, इवन सारे क्लोज में आ जाएंगे तो थोड़ी सी एक हम कह सकते हैं जिस तरह खुले थे उस तरह का स्ट्रक्चर ये नहीं है। बट यस देर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर छांछड़ फरहान के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है तो छांछड़ राजू के साथ भी डबल बॉन्ड बना सकता है। और अगर ऐसा है कि डबल बॉन्ड यहां हो सकता है, एक एक्स्ट्रा एडिशन ही तो है, तो क्यों ना इसका H और इसका H हट जाए, ये भी बना ले, है ना, बिल्कुल बन सकता है। द सेकेंड अटैचमेंट विल बी कंसीडर्ड एज अ डबल बॉन्ड। तो ये ऐसे जुड़ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस भाई के पास H2 रहा, इसके पास भी H2 रहा, इसके पास भी H2 रहा, यानी कि अभी भी C3H6 है, बट एक नए तरीके से आप स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं। सो दिस इज a chain structure, but this is going to be a ring structure. So what we can say कि इनमें भी एग्जिस्टेंस के ये दो तरीके हो सकते हैं और थर्मो में आपको बताया भी है, आइसोमर्स बोला था, मैंने भी सवाल थर्मो का कराया है। तो दिस इज साइक्लोप्रोपेन एंड दिस इज योर एल्कीन। So what we can think about that, okay, alkenes and cycloalkanes, they can show ring chain isomerism.
अब इस बात को अपने दिमाग में, अपने जहन में रखिएगा, बिकॉज अभी मैं ये भी बताने वाला हूं कि भैया फिर ये इस तरह एग्जिस्ट करना चाहेगा या इस तरह एग्जिस्ट करना चाहेगा। आइए देखते हैं। अब जब हम ये देखना चाहते हैं कि किस तरह एग्जिस्ट करना चाहेगा, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भैया स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम समझें, सो देयर इज समथिंग नोन एज बॉन्ड एंगल। और बॉन्ड एंगल क्यों बनता था? बॉन्डिंग के हिसाब से बॉन्ड एंगल बनता था, ज्यादा बॉन्ड एंगल किया जाता था, लिया जाता था फॉर बेटर स्टेबिलिटी। आपकी क्लास में एक शख्स से बनती नहीं थी, तो आप चाहते थे कि एक ऐसा एंगल मेंटेन किया जाए कि वो आपके सामने ना पड़े। अवॉइड करो यार, कौन लड़ेगा, है ना? तो इस तरीके से अगर हम समझें तो हमारे मॉलिक्यूल भी एक ऐसा बॉन्ड एंगल बनाते हैं जिसकी वजह से रिपल्शन मिनिमम रहे। मेरे दोस्तों, अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो क्योंकि ये डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा तो बॉन्ड एंगल हमारा 120 के आसपास पहुंचता है। यहां पर अगर मैं साइक्लोप्रोपेन की बात करूं तो साइक्लोप्रोपेन भाई साहब 60 पे फील करते हैं एक खास तरह का पेन, एक दर्द, क्योंकि इस तरह का बेंट होना पड़ेगा हो साइक्लोप्रोपेन बनाने के लिए। तो पहली बात तो अच्छे बॉन्ड एंगल की वजह से हमारा यहां पर जो चेन है वो बेटर स्टेबिलिटी शो कर रहा है। और दूसरी बात, एक स्ट्रेन हम महसूस करेंगे और उसका नाम है एंगुलर स्ट्रेन। बच्चों, अगर ये साइक्लोएल्केन भी कह दूं और ये भी मान रहा हूं कि मैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, मान लिया जी, मैं मना नहीं कर रहा, दीज आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इन दोनों फॉर्म में से वैसे तो ये फॉर्म बढ़िया रहती है, sp2 वाले का बॉन्ड एंगल बढ़िया जा रहा था, लेकिन sp3 वाले का बॉन्ड एंगल कितना होता है मेरे बच्चे? 109 डिग्री, 28 का। तो अब अगर मैं ध्यान से सोचूं तो चलिए 109 डिग्री ले लूं मैं इसके से अंदर, तो देयर इज एन एंगुलर स्ट्रेन विच इज एक्चुअली हाउ मच, हाउ कैन यू कैन प्रिडिक्ट। ये देखो स्ट्रेन क्यों कह रहा हूं इसको, फिर एक बात, मेरी बात ध्यान से समझना, क्योंकि रिएक्शन के दौरान वी विल अंडरस्टैंड कि भाई यही प्रोडक्ट क्यों बनेगा। दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट। एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर भी मैं स्ट्रेन की बात करूंगा। मैं यहां से बिल्ड कर रहा हूं आपके कॉन्सेप्ट को, तो मेरे साथ चलिए, फॉलो मी केयरफुली, कि यहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं स्ट्रेन की। नाउ दिस इज एंगुलर स्ट्रेन, सो व्हाट इज दिस एंगुलर स्ट्रेन इज ऑल अबाउट। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अगर ये साइक्लोएल्केन की बात करता हूं, कार्बन sp3 था, इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 20 सेकंड के हिसाब से, परंतु यहां पर कितना मिल रहा है? 60। ओए होए, जनरली इस एंगुलर स्ट्रेन को इंडिकेट करने के लिए इस डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दीजिए। यू विल गेट हाउ मच स्ट्रेन दिस मॉलिक्यूल इज फेसिंग। टू अंडरस्टैंड, देखो यहां पर भी कई सारे रिंग बनेंगे, हम बेयर स्ट्रेन थ्योरी को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो कितना एंगुलर स्ट्रेन ज्यादा है, जिसकी वजह से दिक्कत है, जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी है, उसको निकालने के लिए आप इस तरह चलिए। तो ये नियर अबाउट बेटा 49 हो रहा है, तो 24 पॉइंट समथिंग आपका यहां पर आ जाएगा। अगर मैं से 109 लेके चलूं, 60 माइनस कर दिया, 49 बच गया, 49/2 24.5 का मुझे यहां पर एंगुलर स्ट्रेन का वैल्यू मिलता हुआ नजर आ रहा है। इन बातों को अपने जहन में बैठाए रखो, बिकॉज आई विल सर्टनली लिंक दिस कॉन्सेप्ट while explaining the reaction mechanism. So till now what we have discussed, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। मैंने आपसे कहा था हम बात करेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म की, वहां से हम लिंक करेंगे इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, और यहीं पर आएगा रिंग जो हम एंगुलर स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे ऑर्बिटल्स को बेंड होना पड़ा टू फॉर्म दिस सॉर्ट ऑफ ए रिंग। तो यहां पर एंगुलर स्ट्रेन ज्यादा हो गया, एंड हाउ टू कैलकुलेट दैट एंगुलर स्ट्रेन, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव अहेड।
वन मोर थिंग इज प्रीटी इंपॉर्टेंट इन दिस केस. वाइल हमने देखा कि C3H6 है, अब हमें कैसे पता कि हम इसमें रिंग भी बनाएंगे और इसमें अनसैचुरेशन भी लगाएंगे? ध्यान से सुनना. हमें कैसे पता? हम स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा ही क्यों सोचेंगे सर? देखो, यहां सोचना कि कितना अनसैचुरेशन इसके अंदर है, इसको कंपेयर करने के लिए पहले देखो सैचुरेटेड होता तो क्या होता. अरे मेरे भाई, तुम्हारा हीमोग्लोबिन कितना कम है, ये चेक करने के लिए हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि अगर ये नॉर्मल होता तो कितना होता, उससे कितना डिविएटेड है. तो पहले नॉर्मल लिखते हैं. अगर अगर ये हमारा स्ट्रक्चर है ना, ये हमें दिया हुआ है. अगर ये एल्केन होता तो क्या होता? कार्बन 3 है, अगर एल्केन होता तो C3H8 होता. यस और नो, अग्री? तो अगर ये C3H8 होता और अब ये C3H6 है, 2 H कम है, और अगर 2 H कम है तो मेरे बच्चे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है. यानी इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को कंपेयर करो और तब देखो कि कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है. तो अगर ये एल्केन होता तो C3H8 होता. सर इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था. बेवकूफी अभी नहीं करनी, कॉन्सेप्ट की बात करनी. जेई एडवांस की तरफ जा रहे हो ना, मैंने वही कहा. आइए मैं ट्रिक्स दिखाता हूं कि कैसे सवाल सॉल्व करते हैं. एक ये है, आइए मैं सिखाता हूं सवाल सॉल्व कैसे होता है. देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ क्लियर कट डिफरेंस. जो ये सीखते रहते हैं कि सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, दे ऑलवेज वांट समवन हु कैन एक्सप्लेन, कि भाई हु कैन हेल्प देम, कि भाई जब भी समस्या आएगी मुझे दूसरे की तरफ देखना होगा. एंड द सेकेंड थिंग इज, सवाल कैसे सॉल्व होता है, इफ यू कैन थिंक अबाउट इट, इफ यू लर्न हाउ टू डू दिस, अपने आप चीजें होंगी. बट दिस इज अ टफ टास्क. दिस डिमांड अ लॉट ऑफ, what we can say, the effort from your side. And then only you can become someone who can enter IIT Bombay and IIT Delhi, and you can live your dream life. प्रेशर आपको लेना पड़ेगा बच्चों. तो अब यहां पर सिंपली कंपेयर करो. फॉर्मूले पे चलेंगे, आप खुद फॉर्मूला बनाएंगे. सिंपली कंपेयर करो. क्या कंपेयर करना है? C3H8 होता, अगर C3H6 दिया है, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालनी है. वी आर टॉकिंग अबाउट इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी. This is known as degree of unsaturation. So now the thing is, it is pretty much clear that अगर ये 3 कार्बन का होता, सब ठीक, हाँ ठीक, अगर ये 3 कार्बन का होता, एल्केन होता, तो C3H18 होता. ये 3 कार्बन का है, सॉरी C3H8 होता, और ये C3H6 है, 2 कार्बन कम है, ईच 2 हाइड्रोजन कम है, ईच 2 हाइड्रोजन कम, दो हाइड्रोजन लेस will be equal to 1 degree of unsaturation, and this will be equal to either one double bond or one ring. क्लियर मेरे बच्चों? एनी प्रॉब्लम विद दिस? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इसी तरह समझना है. अब अगर आपने ये देख लिया कि अगर ऐसा है, अब आप एक चीज सोचो, अगर मैं यहां पर चला जाऊं C3H4, तो ये अगर होता तो C3H8 होता. यहां से 4 हाइड्रोजन कम है, तो यहां पर अगर हम देखें तो 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ रही है. कैसे? 4 हाइड्रोजन कम है, 2 से डिवाइड करते 2 आ गई, है ना, क्योंकि आपको 2 से डिवाइड करना है. 2 आ गए, इसका मतलब इसमें 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ऐसे हो सकता है, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है. क्या इसमें रिंग का स्ट्रक्चर बन सकता है? थिंक अबाउट इट. अगर मैं ऐसे बनाना चाहूं इसको,
तो 2H, एक H बन गया रिंग, और स्ट्रक्चर की बत्ती लग गई, दैट्स ओके, बट रिंग बन गया। So that means either two double bond, one ring, one double bond, or a triple bond is the possibility in this case. Clear? Just pause this video for 1 minute and think about it. Now, let's take an example of this. Because यही पॉसिबल चीजें हैं कि यार हो सकता है N हो जाए, हो सकता है O आ जाए, हो सकता है हेलोजन आ जाए. These are the possible things which can make an organic compound का formula. In these cases, try to understand this. ऑक्सीजन को, अब एक बात सोचो बच्चों, तुमने अभी तक क्या किया? तुमने यहां पर देखा कि कितने H पॉसिबल थे, कितने इसके पास थे, उसके डिफरेंस को तुमने बाई 2 किया. मतलब एक तरह से होने चाहिए थे 8, थे इसमें 4, बाई 2 किया तो आपको मिल गया 2. होने चाहिए थे 8, थे इसमें 6, बाई 2 आपको मिल गया 1. यही कर रहे थे ना? कितना होना चाहिए था H कंटेंट, H का कितना नंबर होना चाहिए था और कितने थे, उसको माइनस करा, डिफरेंस को डिवाइड करा 2 से, यू विल गेट IHD. इन दिस केस C12 में कितने होने चाहिए थे? अब अगर हम ये देखें तो C12 में होने चाहिए थे, अब देखो एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2 करते हो तो 12 दूनी 24 प्लस 2 26. तो मेरे पास H होने चाहिए थे 26. अब कितने H हैं? आप कहेंगे सर 16. अब देखो ये जो लगे हैं ना N2Cl2O जो लगे हैं, ये भी एक्चुअली H के ही स्थान पे तो लगे होंगे. अब इसमें किसको कितना H का इक्विवेलेंट दें? O को तो कुछ मत करो, जितने N हैं उतने H माइनस कर दो और जितने हेलोजन हैं उतने H प्लस कर दो. इस बात का ध्यान रखो और अभी इस बात को आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसा भी क्यों कर रहा हूं. नाउ द थिंग इज, जितने N हैं उतने H माइनस कर दो, है ना, और वो भी इतने में से. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहता आपसे CH5N, इसका बताइए कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, तो आप क्या कहते कि सर अगर ये होता तो CH4 होता, क्योंकि सिंगल कार्बन है ना, तो CH4 होता. CH5N है, तो अगर ये स्ट्रक्चर है और अगर इसका हाइड्रोकार्बन लिखूं, हाइड्रोकार्बन मतलब अब इसको मैंने बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन की फॉर्म में ही लेकर चलना है. मेरे भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. व्हाई वी नीड दिस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? व्हाई सर यू आर एक्सप्लेनिंग दिस? अब स्ट्रक्चर करेगा ना बेटा, तो स्ट्रक्चर में किस तरीके से पॉसिबिलिटीज हैं, जब कोई रिएक्शन देखोगे तो उसका कौन सा फॉर्म रिएक्ट करेगा ये देखना जरूरी है. तुम नहीं हो, तुम्हारी बहुत सारी फॉर्म्स हैं. मतलब तुम कुछ रोते हुए बच्चे हो सकते हैं, कुछ लड़ते हुए बच्चे हो सकते हैं, कुछ झींकते हुए बच्चे हो सकते हैं, कोई ब्लेम करता हुआ आपका रूप है. मतलब सुबह से शाम तक आपके खुद के कितने रूप होते हैं. कभी आप किसी की कंप्लेंट कर रहे हो, कभी आप किसी को परेशान कर रहे हो, कभी आप, आजकल तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, प्रैंक कर रहे हो, कभी आप पढ़ रहे हो, कभी आपका पढ़ने का मूड है ना. यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. अभी आई वॉज वॉचिंग S.C. वर्मा सर का, पांडे सर के साथ वो जो वीडियो आया है, तो उससे मुझे एक बड़ी क्लियर बात जो मैं हमेशा अपनी क्लासेस में बच्चों से कहता हूं. पता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जब आप किसी चीज को करना चाहते हैं तो उसे करना शुरू करो, बैठना शुरू करो, टाइम लगाना शुरू करो. मैं जब बहुत पहले जिम ज्वाइन मैंने कर रखा था तो मन नहीं करता था, भाई ठीक है एफर्ट है, मन नहीं करता. तभी थोड़ा मोटापा देख रहे हैं, बढ़ भी रहा है, तो लॉकडाउन भी हो गया. तो मेरे प्रोफेसर ने भी मुझे, प्रोफेसर ही बोलता हूँ मैं, सर जो सारे प्रोफेसर ही हैं, वो पढ़ाते थे, जिम ट्रेनर वो जो कराते थे, उन्होंने भी कहा कि गौरव एक बात आप देखिए कि आपका मन ना करे ना आने का, एक्सरसाइज करने का, एक काम करो, एक्सरसाइज मत करो, जिम आके बैठ जाओ और जिम का वो 1 घंटा जिम में लगाओ, चाहे एक्सरसाइज मत करो. वो ठेकले वाली जो बात थी, लगभग वो ठेकुआ वाली जो बात थी, वो लगभग यही थी. आपका भी अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, आपका भी एक खास लेवल है, काफी सारे आपके स्ट्रक्चर, उसमें से कोई एक फॉर्म ऐसी है जो पढ़ाई में अच्छी है आपकी, उसके ऊपर ज्यादा टाइम लगाओ, उसको एनहांस करो. लाइक इन दिस केस
हम ये कहते हैं कि एक कंपाउंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें से कौन सा स्ट्रक्चर ये खास रिएक्शन कर जाए और ये प्रोडक्ट बन जाए, हमें ये भी देखना है। जैसे टॉटोमर था, मैंने आपको बताया कि उसमें वो कीटोन वाली भी रिएक्शन दे रहा था और इनॉल वाली भी, तो हमने उससे कंटेंट को समझा, रिएक्शन को समझा, तो हमें ये समझना है ऑर्गेनिक में। क्लियर है मेरी बात? जैसे भी वायरस चल रहा है तो उसकी कई सारी फॉर्म है, हम कह रहे हैं म्यूटेट कर गया, उसकी ये फॉर्म नर्वस सिस्टम को इवेड कर रही है, so that is what different structure possible out of the same formula. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है बच्चों, ये छोटी बात नहीं है। ध्यान से देखो, ये हंसी मजाक की बात भी नहीं है कि हम बस चैट बॉक्स को भरेंगे, हम कॉमेडी करेंगे। आई वॉन्ट यू टू थिंक इट सिंसियरली एंड सीरियसली। नाउ लुक एट दिस, CH5N, अगर ये एक कार्बन है तो इसका CH4 होना चाहिए था, अगर ये एल्केन होता तो। और अगर इसको हाइड्रोकार्बन लेता हूं तो मैंने आपको बोला कि जितने नाइट्रोजन हो उतने H माइनस कर दो, तो यहां पर एक नाइट्रोजन है, एक H माइनस कर दिया, तो ये भी इसका फॉर्मूला क्या बचा, CH4। तो अगर एक कार्बन होता तो CH4 होता, इसमें से भी N जितने लगे हैं उतने H माइनस कर दिए, तो ये भी CH4 हो गया, तो यानी इसमें हो गई 0 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यानी जितने N हैं उतने H गिवन H में से माइनस कर दो। तो अगर मैं ऐसे चलूं तो यहां 2N है, तो 2N मैंने थे तो 2H माइनस कर दिए, तो H रह गए 14, और अब जितने X हैं उतने प्लस कर दो। जितने मेरे पास क्लोरीन है, कितने क्लोरीन है बालक, 2, तो यहां पर 2H कर दे प्लस, तो 2 माइनस 2 प्लस, नेट 0 हो गया, तो 16 ही H रहे। तो मेरी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन दिस केस विल बी 5। एंड दिस विल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से कितनी इसके अंदर पॉसिबिलिटी हो सकती है। थिंक अबाउट इट। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोकार्बन में ही हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखेंगे, मतलब मींस सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही, किसी भी कंपाउंड जिसमें कार्बन हो उसके अंदर आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देख सकते हैं। तो यू कैन फाइंड आउट द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन एनी कंपाउंड व्हिच कंटेन्स कार्बन इन इट, फॉर एग्जांपल CO2। एंड व्हाई आई एम टेकिंग दिस प्रीटी गुड एग्जांपल, याद है बेटा कोल्ब की रिएक्शन, हम बात करते हैं रिमार्ट ईमान के लेवल में जब पहुंचेंगे, रिएक्शंस की बात करेंगे, CO2 की बात करेंगे, वहां पर हम इन चीजों की बात करेंगे, क्यों, कैसे, क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर की वेरिएशंस क्या हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। CO2 की बात करते हो, अगर ये एक कार्बन कंपाउंड है, ध्यान से देखें, और अगर ये होता एल्केन तो ये होता CH4, अगर ये होता एल्केन तो ये होता CH4। वैसे एक कार्बन पे तो यही आता ना यार, हाँ या ना, CH4 आता, तो CH4 होना चाहिए था। अब इसमें 2 ऑक्सीजन लगे हुए, अगर 2 ऑक्सीजन लगे हुए इसका मतलब बंटाधार, कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, ऑक्सीजन लगे हुए छोड़ दो उसको ऐसे ही। तो इसका जो हाइड्रोकार्बन बनेगा वो खाली C बन रहा है, खाली C बन रहा है, 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, 4 माइनस 0/2, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2। तभी देखो मेरे बच्चे, क्लियर है, 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं इसके अंदर। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, like I said earlier, there is going to be a pretty much difficulty while understanding these concepts, but अभी वीडियो पॉज करके वापस नहीं जाना, आगे चलने दे। फेस दिस डिफिकल्टी, नहीं तो सीखेगा कैसे, फिर कैसे पहुंचेगा एडवांस क्लियर करने, ये अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग हैबिट नहीं आई तो। सो टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, रिंग चेन आइसोमेरिज्म एंड इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब अगर बात करते हैं मेरे बच्चे, मान लो मेरे पास ईथेन है, इन केस ऑफ ईथेन ये जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे सिग्मा बॉन्ड है, आनंद बिल्कुल, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड में एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री सी रहती है यहां पर अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बॉन्ड बिटवीन दिस इथेन के 2 कार्बन। तो आनंद है ये, इसमें से अगर एक कार्बन को पकड़ लो दूसरे वाला आराम से घूम सकता है, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल इन केमिकल बॉन्डिंग। वीडियो इस हमारे चैनल पे है। मैं सिग्मा और पाई बॉन्ड को समझाते हुए एक बात पे बहुत प्रखर जोर देता हूं, बहुत एक कहते हैं एम्फेसिस देता हूं, एंड दैट इज दैट द मेन डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, दे कैन बी नंबर ऑफ डिफरेंसेस लाइक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बॉन्ड फॉर्मेशन आप कहते हो सिग्मा में, और आप कहते हो साइड वाइज ओवरलैपिंग इन पाई, देयर कैन बी मेनी वेज।
बट अब मेरी बात ध्यान से देखना जो मैं समझाने जा रहा हूं। द मेजर डिफरेंस इज इन केस ऑफ सिग्मा फ्री रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पॉसिबल, while in case of pi this free rotation is not possible. तो अगर मैं एक कार्बन पे करता हूं दूसरा कार्बन फ्रीली रोटेट कर सकता है along this bond, ये मेन बात आई। तो अगर फ्री रोटेट कर सकता है तो अब हम दो तरीके से प्रोजेक्शन आप जानते हो, वन प्रोजेक्शन इज सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन and the other one will be your Newman projection. सॉ हॉर्स एक तरह से हम ऑब्लिक एंगल पे देखते हैं, मतलब ऐसे आपने पकड़ा हुआ है इसको तो ऐसे देख रहे हैं, या तो ऊपर से देख लो ऐसे देख लो, मतलब ऑब्लिक साइड से देखते हैं। तो अगर मैं इथेन को इस तरह देखता हूं साइड से, अब देखो मेरे बच्चों, अब थोड़ा सा, क्योंकि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कन्फर्मेशंस। तो कन्फर्मेशन एक सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन अलाउड है। अब ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, इतना लंबा सीसी बॉन्ड नहीं होता, बट टू अंडरस्टैंड। अब एक एच मान लो, दो एच ऐसे हैं, है ना, और एक एच नीचे है, इसको वाई के पैटर्न में समझो। इंग्लिश का होता है ना लेटर वाई, मतलब ऐसे, बिल्कुल ऐसे है, ऐसे बिल्कुल। और फ्रंट वाले कार्बन के भी दो हाइड्रोजन ऐसे हैं, बिल्कुल बैक टू बैक फंस रहे हैं, है ना, मतलब ये वाई स्ट्रक्चर हो गया। अब ध्यान से देखो, देयर इज अ होल लॉट ऑफ रिपल्शन। व्हाई देयर इज अ रिपल्शन? इस कार्बन का जो ये H है, ये H है और ये H है, वो इस कार्बन के भी, जैसे अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, इस H के जस्ट पीछे ये वाला, इसके जस्ट पीछे ये वाला, इसके जस्ट पीछे ये वाला, बिल्कुल बैक टू बैक है। ट्राई टू इमेजिन एंड थिंक। कोई 3D स्ट्रक्चर नहीं यूज करूंगा, और अगर नहीं कर सकता तेरी इमेजिनेशन बेकार है। आई कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, एंड यू हैव टू डेवलप दैट इमेजिनेशन। चीजों को सरल कर सकते हैं, इतना भी सरल नहीं कि तुम्हारा दिमाग कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सोचना छोड़ दे। बिल्कुल बैक टू बैक चल रहा है। दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रेन, एक स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, दिस इज नोन एज टॉर्शनल स्ट्रेन। ये एक बॉन्ड पेयर, ये एक बॉन्ड पेयर आपस में रिपेल करते हुए, ये और ये आपस में रिपेल करते हुए, ये और ये आपस में रिपेल करते हुए, बिल्कुल बैक टू बैक है, भयंकर टॉर्शनल स्ट्रेन है। सो क्या करेगा? अगर मैं एक को फिक्स रखूं तो दूसरा वाला बोलेगा चल भैया मैं तो ऐसा करता हूं, अपोजिट वाई में आ जाता हूं ना। दिस इज फर्स्ट जो वाई का था, अब ये है, तो अब इसके पीछे नहीं है, देखो ध्यान से, इसके पीछे कुछ नहीं है और इन दोनों के बीच में है, ये पीछे नहीं है। तो हमारे पास दो फॉर्म्स आ गई, वन इज दिस जहां बिल्कुल बैक टू बैक था, एंड वन इज दिस जहां अपोजिट में चला गया। बिल्कुल बैक टू बैक वाले को क्या कहोगे? अरे सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, क्या कहते हो, सोलर एक्लिप्स। बिल्कुल पीछे आ जाता है ना वो उसके बैक टू बैक। सो दिस पोजीशन इज पर्टिकुलरली known as eclipse position, while this one is known as staggered. And it is pretty much, very easy to understand that staggered going to be more stable. And why this is more stable? अरे भैया, जब टॉर्शनल स्ट्रेन ही नहीं है, टॉर्शनल स्ट्रेन इज डेवलप्ड between the bond pairs of two different entities, one CH with another CH. Now you can say that this entity is one, this is ethane, structure of ethane. I'm talking about one particular point. Try to understand this. So this one is what? An eclipse position, while this one is in a staggered position. And this is what I like about this. Live sessions, recording wale version mein I can move without any distraction. It's something like I'm in a physical life class. Except one thing. In physical class, हम बीच में break लेके आपसे ये कहते हैं कि okay, now if you have any problem, let me know about it. At this point of time, you can ask this while I will discuss the problems. Problem discussion will be going to be a live session, and this is going to be a premiere while I will discuss this topics. And especially for JEE Advanced, to save your and my time.
So I think this is pretty much clear, and this is Sawhorse projection, where we will observe it through an oblique angle over the right position, over the right or above. Let's talk about Newman projection. In case of Newman projection, हम along the bond देखते हैं, तो मतलब front carbon and back carbon. So front carbon will be like this. अगर मैं देखूं तो इसके ये 3 हाइड्रोजन H1, H2, H3, and the back one will be represented like this. H1 के just back में है, just पीछे. Try to understand eclipse position. This is H4, H5, H6. Now look at this. बैक टू बैक है, तो इन दोनों के बीच में अभी जो एंगल बिल्ड हो रहा है वो 0 डिग्री है. दिस एंगल जो डेवलप होता, दिस इज नोन एज डाइहेड्रल एंगल. क्या कह रहे हो बच्चों? डाइहेड्रल एंगल. लेट मी राइट इट. अब फ्रंट वाले को हमने जो उसमें किया था, किसमें भला? सॉहॉर्स में. फ्रंट वाले को ऐसे ही रखो, बैक वाले को ट्विस्ट करो along the angle of 60 डिग्री. फ्रंट वाले में कोई बदलाव नहीं है. इसमें 60 के एंगल पे हुआ तो ये H4, H5, H6. अब बच्चों एक चीज सोचो, ये एक्लिप्स पोजीशन थी, and this is my staggered position. This is more stable. S for stable, S for staggered. ऐसे याद रखो. एंड अगर मैं इसके एनर्जी डायग्राम की भी बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, क्योंकि स्टेबिलिटी कह रहे हो तो एनर्जी कम होगी. एंड दीज आर दी एंगल 0 डिग्री, 60 डिग्री, then 120 degree, 180 degree, and so on. So what you can get at 0 degree, highest energy point, 60 is going to be your lowest point, then 120 highest, then 120, 180 lowest. The energy difference somewhere around 12 kilojoule के आसपास का है इसमें. So what we can say कि एक शिफ्ट में, यानी एक बॉन्ड पेयर का जो टॉर्शनल स्ट्रेन है वो नियर अबाउट 4 किलो जूल का जा रहा है, क्योंकि 12 ओवरऑल है, 3 है ना. तो लुक एट दिस, यहाँ एनर्जी हाई है, 0 डिग्री पे एक्लिप्स था, 60 पे स्टैगर्ड हो गया. 2 ही लेवल आपको मिल रहे हैं. इसी डायग्राम को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो. मैंने बुक्स और मैं देखता हूँ कई जगह पे लोग इसको पूरा बनाते चले जाते हैं. भाई 2 ही तो पोजीशन आपको दिख रही हैं, फिर आप 120 पे जाएंगे, फिर आप एक्लिप्स ले लेंगे. फिर इस केस में, इथेन के केस में जो कन्फर्मेशन आ रही है वो स्टैगर्ड और एक्लिप्स आ रही है. एक चीज ध्यान रखिएगा, लाइक आई सेड अर्लियर, यहाँ पर फ्री रोटेशन पॉसिबल है, तो दे कैन बी इनफाइनाइट वे जिनके अंदर मैं इसे घुमा सकता हूँ. भाई 0 से 0.1, 0.2 एंड सो मेनी एंगल्स पे मैं ले जा सकता हूँ. इनफाइनाइट वे इज पॉसिबल बिकॉज ये सिग्मा बॉन्ड है, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल. So if is it so, if free rotation is possible, infinite number of structures are possible. So one extreme position is eclipse, the another one is what you can say the staggered. In between these all positions are known as skew structures. एक eclipse है, एक staggered है, इसके बीच में जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे वो सारे skew हैं. तो ये बात ध्यान रखिएगा. तो एक आपने staggered लिया, एक आपने eclipse लिया, और इसमें जितने भी बीच में बनेंगे वो सब स्क्यू हैं. चलिए जी, अब आ जाइए कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन पे, क्योंकि आपको जेईई एडवांस के सिलेबस में मैंने आपको बताया था. कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन. नाउ बच्चों चीज देखना, फ्रंट कार्बन
अब H1 की जगह CH3, H2, H3. Now the back carbon will be again now H4. अगर बात करता हूं, जस्ट अ सेकेंड, एक्लिप्स से ही शुरू करेंगे. H5 हटाना है क्योंकि ब्यूटेन है, तो CH3 लगाना है. क्लियर? H1 और H5 को हटाकर मैंने CH3 लगा दिया. थोड़ा सा जल पी लें. Now this is going to be H6, this is going to be H7. 60 डिग्री का टर्न किया मैंने, इसको ऐसे रखा. दिस इज गोइंग टू बी माई H2, माई H3. नाउ दिस इज CH3, दिस इज H6, दिस इज सॉरी दिस इज 5 6 सॉरी 4 5 6 था ना, सॉरी 4 5 6 था. So this is 5 and this is 6, this is 5, this is 6. 4 की जगह CH3 आया. ठीक है, फाइन. So this is my 60 degree का angle. Now can we say that this is staggered? अब यहां पर भी एक चीज देखो, ये तो एक्लिप्स था, मान लिया ये तो एक्लिप्स पोजीशन थी, क्योंकि इसमें डाइहेड्रल एंगल आपको दिख रहा है CH3 के पीछे, जस्ट CH3 है वो 0 चल रहा है. यहां पर वो एंगल आप 60 डिग्री पे ले गए, फ्रंट वाले को वैसे रखा, पीछे वाले को घुमा गए, बट यहां पर क्राउडिंग तो हो ही रही है. और अगर क्राउडिंग हो रही है मेरे बच्चों, तो यहां पर एक नया स्ट्रेन है. वेंडरवॉल स्ट्रेन. आपको मैंने 3 स्ट्रेन पढ़ा दिए. पहला जो साइक्लिक में हो रहा था वो क्या था? एंगुलर स्ट्रेन. दूसरा था टॉर्शनल, जो इस कंफर्मेशन के अंदर बॉन्ड पेयर दो डिफरेंट, जैसे CH का इधर का बॉन्ड पेयर, इसका CH का बॉन्ड पेयर, इनमें रिपल्शन. और एक वेंडरवॉल स्ट्रेन है जो हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस क्राउडिंग. क्लियर? सो वी कैनॉट से कि यहां पर रिपल्शन मिनिमम है. तो क्या करें? कोई नहीं, एक और घुमाओ. This is my CH3, this is my H2, this is my H3. Now CH3 इसके पीछे आ गया, H5 इसके पीछे आ गया, H6 इसके पीछे आ गया. ये और हमने 60 घुमाया था तब हुआ. मेरे बच्चे अब एक बात बताओ, क्या ये एक्लिप्स है? हाँ सर एक्लिप्स तो है, बट कंप्लीट एक्लिप्स नहीं है. CH3 के पीछे CH3 नहीं है. क्लियर है? कोई नहीं. तो क्या हम इसको फिर पार्शियल एक्लिप्स कह सकते हैं? कह दो सर, आपकी क्लास है, जो मर्जी कह दो. नहीं, एक्लिप्स होता है कंप्लीट, CH3 के पीछे CH3, लेकिन अब ये पार्शियल हो गया और घुमा दिया 60 डिग्री. नाउ फ्रंट वाला विल रिमेन लाइक दिस. आप देख रहे हैं एक को मैंने पकड़ रखा है, पीछे वाले को घुमा रहा हूं. नाउ अब क्या चीज है? H6 CH3 H5. CH3 एंटी पोजीशन पर आ गए, एक दूसरे के अपोजिट आ गए. दिस एंटी इज नाउ नोन एज स्टैगर्ड, और सबसे लोअर एनर्जी इसी पॉइंट पे आएगी. इसे पार्शियल एक्लिप्स कहा. इस फॉर्म को, ये भी एक स्क्यू फॉर्म है, पार्शियल एक्लिप्स भी एक स्क्यू फॉर्म है. इसका नाम दे दिया है गाउशे. गाउशे. So now the stability order will be, most stable will be anti position, then my Gaussian, then my partial eclipsed, and then finally is my eclipse. This is going to be the stability order.
एनर्जी ऑर्डर इसका अपोजिट हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी माई स्टेबिलिटी ऑर्डर, एंड यू विल गेट द एनर्जी ऑर्डर रिवर्स ऑफ दिस. So now we have discussed everything about this conformation and your index of hydrogen deficiency. Now I need to upload this video for you. So my dear friends, अभी हम इसका एनर्जी डायग्राम बनाएंगे ब्यूटेन का, और यहाँ से हम चलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट लेक्चर भी आपको, देखो कल तो 10 बजे मुझे क्वेश्चंस कराने हैं, तो बिफोर दैट आई विल ट्राई टू अपलोड दिस वीडियो. इफ समहाउ इट गेट डिले, तो हम फिर उसको क्वेश्चंस को वेडनेसडे में प्लान करेंगे. बट माय प्लान इज टू वाइंड अप एज अर्ली एज पॉसिबल. कल थर्मोडायनेमिक्स का भी एक लेक्चर आना है, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि नीट का है, बट कल वाले लेक्चर में चीज़ें और हैं, तो इवन आईआईटी वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं. इट विल हेल्प. तो बच्चों, विद दिस आई विल स्टॉप टुडे. कमेंट बॉक्स में आप ये बता सकते हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट इसके अंदर है तो यू कैन पुट, बट डाउट से पहले आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रेटी वेल, बिकॉज यू नीड टू डिवोट सम टाइम. ऑल द वेरी बेस्ट. मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में.